गाइस, माहौल जबरदस्त शानदार। सरकार ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज चैप्टर नंबर 23। आइए सर माहौल के साथ पढ़ते हैं। मस्त चैप्टर सर, इसका क्वेश्चन नॉर्मली एग्जाम के अंदर बनता है साहब। आइए सर, सबसे पहली बात सेक्शन नंबर 122 सब सेक्शन 1 बोलता है क्या यहाँ पे सर 21 तरह के ऑफेंसेस दे रखे। ये ऑफेंस की लिस्ट याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इनमें से कोई भी ऑफेंस अगर आपने किया तो पेनल्टी कितना है साहब? सर 100% ऑफ टैक्स इन्वॉल्व और ₹10,000 व्हिचएवर इज हायर इज द पेनल्टी अंडर सीजीएसटी एक्ट। सर पर अगर आपका इंटेंशन सर फ्रॉड का नहीं था, सप्रेशन ऑफ फैक्ट नहीं था, मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं था, तो ऐसे केस में पेनल्टी का अमाउंट विल बी रिड्यूस टू 10% ऑफ टैक्स इन्वॉल्व सब्जेक्ट टू मैक्सिमम रुपीज subject to minimum of ₹10,000 मतलब 10% of tax involved or ₹10,000 whichever is higher will be the penalty amount। पर अगर intention was of fraud, suppression of fact, misrepresentation with the intention to evade payment of tax था तो 100% of tax involved or ₹10,000 whichever is higher is the penalty amount under CGST Act। और हाँ, अगर सर आप ये सारे ऑफेंसेस में आप अगर टैक्सेबल पर्सन हो तो टैक्सेबल पर्सन पे पेनल्टी हमने पढ़ी, पर सर अगर आप टैक्सेबल पर्सन नहीं हो, आप जो टैक्सेबल पर्सन उसकी हेल्प कर रहे थे, सर आप डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे पर सर यू वर अ पार्टी टू इवेजन, या आप हेल्प कर रहे थे, यार आपने समन अटेंड नहीं करे, डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रोड्यूस सही नहीं किए, तो ऐसे केस में आप पर भी पेनल्टी कितना 25,000 का पेनल्टी आप पे लग जाएगा, भले आप डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे तो भी। प्लस सर सेक्शन 122 सबसेक्शन 1A बोगस बिल के ट्रांजेक्शन जो लोग करते हैं सर उन पे पेनल्टीज तो यहां दे रखा है, पर बोगस बिल का जो मास्टरमाइंड है सर उसके लिए पेनल्टी सेक्शन 122 सबसेक्शन 1A में दे रखी है। और सर जिसने ऑफेंसेस किए अंडर सर अ पर्सन हु रिटेन्स द बेनिफिट ऑफ अ ट्रांजेक्शन विच आर कवर्ड अंडर क्लॉज नंबर 1, 2, 7 एंड 9, मतलब 1 है क्या सर सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विस और बोथ विदाउट इनवॉइस या विद द फॉल्स इनवॉइस। 2 बोलता है क्या इश्यू इनवॉइस विदाउट सप्लाई, आपने सप्लाई ही नहीं किया और केवल बोगस बिल इशू कर दिया। देन सर क्लॉज नंबर 7 कहता है क्या आपने बोगस बिल के बेस पे आईटीसी यूज किया, सर टैक्स यूटिलाइजेस आईटीसी विदाउट एक्चुअल रिसीट ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। एंड सर 9th बोलता है क्या आपने डिस्ट्रीब्यूट किया आईटीसी इन कॉन्ट्रावेंशन सेक्शन नंबर 20। तो सर ये चारों केस में अगर मान लो बोगस बिल के ट्रांजेक्शंस कोई पर्सन से आप करवा रहे हो, मतलब मैं मान लो एक कंसल्टेंट हूं और मेरी डायरेक्शन में काम हो रहा है और उसमें से उस ट्रांजेक्शन में से कुछ बेनिफिट मैंने रिटर्न किया है, तो ऐसे केस में सर एट हुज इंस्टेंस द ट्रांजेक्शंस वर कंडक्टेड, तो ऐसे केस में सच अ मास्टरमाइंड वो कंसल्टेंट शेल आल्सो बी लायबल टू अ पेनल्टी इक्वल टू अमाउंट ऑफ टैक्स इवेडेड और द आईटीसी अवेल्ड ऑफ और पास्ड ऑन। बच्चों हाँ है ना भाई? तो बोगस बिल का जो मास्टरमाइंड है जो ये बेनिफिट्स रिटर्न करता है उस पर भी पेनल्टी लगाई गई है, अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व तक का पेनल्टी उस पर भी लग जाएगा, अमाउंट ऑफ बेनिफिट पास्ड ऑन तक का पेनल्टी उस मास्टरमाइंड पे भी लग जाएगा सेक्शन 122 सबसेक्शन 1A के थ्रू। बेटा ये था आपका सेक्शन 122 क्लियर। अब सर ध्यान देना बेटा, आगे एक सर्कुलर दे रखा है, तब हम बात और करेंगे बाद में। सर अब जनरल पेनल्टी, अगर कोई ऑफेंस के लिए कोई स्पेसिफिक पेनल्टी नहीं दे रखी है तो ऐसे केस में 25,000 तक का पेनल्टी अंडर सीजीएसटी एक्ट लगेगा। सर 126 बोलता है जनरल डिसिप्लिन रिलेटिंग टू पेनल्टी, अगर कोई माइनर ब्रीच हो बेटा, अगर कोई माइनर ब्रीच मतलब अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व इज लेस देन ₹5,000 या कोई डॉक्यूमेंटेशन एरर है विच इज अपरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड, तो ऐसे केस में कोई पेनल्टी चार्ज नहीं होनी चाहिए सर। देन नेक्स्ट सेफ्टी इज द डिग्री एंड सीवियरिटी ऑफ द ऑफेंस, आपने किस लेवल का ऑफेंस किया है उसको मद्देनजर रखते हुए डिपार्टमेंट के ऑफिसर को पेनल्टी चार्ज करना चाहिए। और उसको लगता है कि सर ठीक है यार यहाँ ऑफेंस तो वहां पर इस तरह का सीवियरिटी नहीं है, डिग्री नहीं है, इंटेंशन नहीं था, तो वहां पेनल्टी मस्ट बी अवॉइडेड क्लियर। और सर अगर किसी एसएस ने वॉलंटरी डिस्क्लोज किया तो इट शुड बी कंसिडर्ड एज अ मिटिगेटिंग फैक्टर फॉर क्वांटिफाइंग द पेनल्टी, और पेनल्टी कम करना चाहिए वहां पे। एंड सर केसेस इन्वॉल्विंग फिक्स सम और फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ पेनल्टी आर एक्सक्लूडेड, जहां पे लिखा होता है अप टू दिस मच अमाउंट ऑफ पेनल्टी कैन बी चार्ज, वहीं पर ऑफिसर का डिस्क्रिप्शन होता है, पेनल्टी कम कर सकता है, तो वहां पे इन चीजों को ध्यान रखा जाए। सरकार आइए पावर टू इंपोज पेनल्टी। सर अगर कोई पर्सन सेक्शन नंबर 62, 63, 64, 63, 73, 74, 129, 130 में कवर नहीं है तो भी अगर वो पर्सन डायरेक्टली इनडायरेक्टली उस ऑफेंस में इन्वॉल्व था या जो ऑफेंस कर रहा है उसकी हेल्प कर रहा था सर, तो ऐसे केस में उस पर्सन पे भी पेनल्टी चार्ज हो सकता है एज पर सेक्शन 127। यहां से पावर मिला गवर्नमेंट को और पेनल्टी कितना होगा अप टू 25,000 रुपये पेनल्टी कैन बी चार्ज सर, जो हमने पढ़ा था 122 के अंदर। देन पावर टू वेव पेनल्टी फी और बोथ, सर गवर्नमेंट के पास पावर है कि ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल वो चाहे तो किसी लेट फाइलिंग फी को या पेनल्टी वगैरह को कम कर सकता है, वेव कर सकते हैं या पार्टली भी वेव कर सकते हैं बच्चों। देन आ रहा है बड़ा ही शानदार सेक्शन 129 डिटेंशन सीजर एंड रिलीज ऑफ गुड्स एंड कन्वेंस इन ट्रांजिट। सरकार अगर ड्यूरिंग ट्रांजिट आपने कोई गुड्स पे जो गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है उस पे कोई कॉन्ट्रावेंशन कर रखा है, डॉक्यूमेंट सही नहीं है, ईवी बिल नहीं है या प्रॉपर नहीं है या जो डॉक्यूमेंट्स में लिखा है वो गुड्स नहीं है सर, तो ड्यूरिंग ट्रांजिट अगर कोई गड़बड़ पाई गई या स्टोरेज ड्यूरिंग द ट्रांजिट में कोई गड़बड़ पाई गई तो ऐसे केस में सर यहां पर सेक्शन 129
रोल प्ले करता है पेनल्टी का। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है सर ये, एग्जामिनेशन के लिए भी और प्रैक्टिकल लाइफ में रोज काम आने वाला सेक्शन है सरकार। यहां पेनल्टी कितना होगा, यहां बोल दिया क्या, अगर वेयर द ऑनर ऑफ द गुड्स कम्स फॉरवर्ड, तो ऐसे केस में सर जितना टैक्स इन्वॉल्व उसका डबल, 200% of the tax involved on such goods, 200% of the tax payable on such goods is the amount of penalty। पर अगर exempted goods थे तो ऐसे केस में 2% of the value of goods, क्योंकि exempt goods में टैक्स तो होता नहीं बेटा, पर कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो ऐसे केस में 2% of the value of the goods और ₹25,000 whichever is lower, मतलब मैक्सिमम इज द 25,000। ये CGST का पेनल्टी बच्चों, यही अगर IGST का होता तो सर 200% ऑफ द IGST पेबल, और यहाँ पे एग्जाम्प्टेड गुड्स के केस में 4% ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स और ₹50,000 होता बच्चों सरकार। और वेयर द ओनर डज नॉट कम्स फॉरवर्ड, तो ऐसे केस में अगेन ध्यान देना बेटा, अगर ऑनर डज नॉट कम्स फॉरवर्ड तो ऐसे केस में 50 CGST का पेनल्टी 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स और 200% ऑफ द टैक्स इन्वॉल्व व्हिचएवर इज हायर। तो सर प्रैक्टिकली बात करूं, अगर ये IGST का मैटर होता तो 100% ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स और 200% ऑफ द IGST इन्वॉल्व व्हिचएवर इज हायर वुड हैव बीन द पेनल्टी। और एग्जाम गुड्स के केस में CGST में पेनल्टी कितना बेटा, 5% ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स और ₹25,000 व्हिचएवर इज लोअर। मतलब प्रैक्टिकली IGST की केस में बात कर रहा हूं मैं आपसे, CGST प्लस SGST मतलब 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स और ₹50,000 व्हिचएवर इज लोअर इज द पेनल्टी अगर ऑनर डज नॉट कम्स फॉरवर्ड, और अगर एग्जाम्प्टेड गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करते हुए कोई ऑफेंस पाया गया तो। और सर ये जो गुड्स है ये सारे गुड्स सीज कर दिए जाएंगे डिपार्टमेंट के प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा, पर ये गुड्स को तभी रिलीज किया जाएगा या तो आप बॉन्ड साइन कर दो अलोंग द सिक्योरिटी, या आप ये पेनल्टी जो हमने बताई वो पे करके सर गुड्स को ले जा सकते हो, अदरवाइज गुड्स नहीं रिलीज करेंगे। पर हाँ सर डिपार्टमेंट क्या करेगा, सबसे पहले सीज करेगा, उसके बाद आपको विद इन 7 डेज, सीजर के 7 डेज के अंदर शो को नोटिस सर्व करेगा, और उसके 7 दिन में जब शो को सर्व हुआ उसके 7 दिन में डिपार्टमेंट क्या करेगा, आपकी रिप्लाई को देखते हुए, आपने जो रिप्रेजेंटेशन दिया उसको देखते हुए ऑर्डर पास करेगा विद इन नेक्स्ट 7 डेज। मतलब जिस दिन डिटेंशन किया, सीजर किया, उसके 7 दिन में नोटिस सर्व करेगा, और नोटिस सर्व करने के 7 दिन में ऑर्डर पास कर देगा। क्लियर। पर सर नोटिस सर्व होने के बाद विद इन 7 डेज अगर असेसी अपना रिप्लाई सबमिशन नहीं करता है और जो भी ऑफेंस उसने किया था सर उसकी पेनल्टी वगैरह पे करके सर वो डिपार्टमेंट को प्रेजेंट करता है कि साहब ये देखिए साहब मैंने पूरा पेनल्टी वगैरह पे कर दिया, मेरे गुड्स छोड़ दीजिए। तो ऐसे केस में अगर डिपार्टमेंट ने ऑर्डर पास नहीं किया होगा तो उससे पहले ही उसने टैक्स वगैरह पूरा जमा करा दिया, तो ऐसे केस में हिज गुड्स विल बी रिलीज्ड, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोसीडिंग्स विल कंक्लूड। सरकार अब सर का ध्यान बेटा, कोई पेनल्टी आप पे लगाने से पहले एक बार अपॉर्चुनिटी हर्ड विल बी गिवन टू द एसएससी बाय वे ऑफ इशू ऑफ नोटिस बेटा। क्लियर। एंड सर ध्यान देना बेटा, अगर आपने पूरा पेनल्टी वगैरह पे कर दिया है तो सारे प्रोसीडिंग्स क्या हो जाएंगी, कंक्लूड हो जाएगी। और हाँ अगर आपको नोटिस, आपको डिमांड ऑर्डर सर्व कर दिया, मतलब डिपार्टमेंट ने ऑर्डर सर्व कर दिया, क्लियर, उसकी भी 15 डेज निकल गए और आपने कोई पेमेंट नहीं किया, तो ऐसे केस में जो गुड्स आपके सीज किए थे उसको वो ऑक्शन करेंगे और उसको बेच के पैसा रिकवरी करेंगे अपने टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी का। क्लियर, डन। पर हाँ अगर गुड्स हेजार्डियस नेचर की थी या पेरिशेबल नेचर की थी तो वो डिपार्टमेंट चाहे तो 15 दिन का भी इंतजार ना करे। प्लस अगर ट्रांसपोर्टर को अपनी ट्रक छुड़वानी है भाई, क्योंकि कन्वेंस भी सीज हो रखा है, तो सर वो बोलता है क्या भाई अब गुड्स छोड़ो ना, हमारी ट्रक तो दो। तो ऐसे केस में अगर उस ट्रांसपोर्टर को अपनी ट्रक रिलीज करानी हो तो CGST का पेनल्टी कितना है, 1 लाख रुपए केवल ट्रक को छुड़वाने के लिए, या तो जो पेनल्टी हमने ऊपर पड़ी वो पेनल्टी या 1 लाख रुपए व्हिचएवर इज लोअर वो पे करे और अपनी ट्रक ले जाए बेटा। क्लियर। तो सर ऐसे केस में ट्रक अलग से छुड़वाने का भी यहाँ पे प्रोविजन डाल दिया है बेटा। ओके, प्रैक्टिकली बात करूं मैं आपसे तो ऐसे केस में जो पेनल्टी ऊपर हमने पढ़ा वो, और प्रैक्टिकली CGST का 1 लाख पेनल्टी, CGST का SGST का 1 लाख पेनल्टी, मतलब 2 लाख रुपए पेनल्टी प्रैक्टिकली ट्रांसपोर्टर बच्चों, और ये पे कर और अपना ट्रक ले जा भाई। क्लियर, डन। और जो गुड्स गड़बड़ थे वो गुड्स डिपार्टमेंट रिटर्न कर रखेगा, ट्रांसपोर्टर अपना कन्वेंस ले जा सकता है बच्चों। सर अब बात आती है क्या, एक सर्कुलर है, सर्कुलर बोलता है क्या, हु विल बी कंसिडर्ड एज ऑनर ऑफ द गुड्स, क्योंकि यहां बोला गया क्या अगर ऑनर ऑफ द गुड्स कम्स फॉरवर्ड तो पेनल्टी कम है, ऑनर डज नॉट कम्स फॉरवर्ड तो पेनल्टी कुछ और है। तो ऐसे केस में ऑनर किसको माना जाएगा, यहां बोला है क्या जो डॉक्यूमेंट्स अकम्पनिंग है उसमें जो लिखा है कंसर्न या कंसर्नी, दोनों में से कोई भी आ जाए मान लेंगे ऑनर है। और अगर डॉक्यूमेंट्स अकम्पनिंग नहीं है तो ऐसे केस में प्रॉपर ऑफिसर विल डिटरमाइन दैट हु इज द ऑनर ऑफ द गुड्स और अकॉर्डिंगली फिर पेनल्टी चार्ज होगी साहब। सर रूल नंबर 124A बोलता है, 144A कहता है क्या सर, अभी हमने बात करी अगर कोई असेसी अपनी गुड्स को नहीं छुड़वाता है, 15 दिन के अंदर पेनल्टी पे नहीं करता, तो ऐसे केस में गुड्स को बेच के पैसा रिकवरी करेगा डिपार्टमेंट। क्लियर। तो वो बेचने का प्रोसेस क्या होगा, उसके लिए रूल है रिकवरी ऑफ पेनल्टी बाय वे ऑफ सेल ऑफ गुड्स और कन्वेंस डिटेंड और सीज्ड इन ट्रांजिट। तो ऐसे केस में सबसे पहली बात सर जैसे हमने पढ़ा कि ऑर्डर सर्व कर दिया कि आपको इतना पेनल्टी पे करना और उसके 15 डेज में कोई नहीं आया, कोई पेनल्टी वगैरह पे नहीं करता, तो डिपार्टमेंट पास राइट राइज हो जाता है कि वो अपने गुड्स वगैरह बेच के पैसा रिकवरी कर सकता है। अब ऐसे केस में डिपार्टमेंट क्या करेगा, सबसे पहली बात, अच्छा हर जगह ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे जितनी भी जगह सर हेजार्डियस गुड्स और पेरिशेबल नेचर के गुड्स होंगे वहां 15 दिन का भी इंतजार नहीं करेगा, ऐसा 3-4 बार आगे भी लिखा है, हर जगह आप ध्यान रखिएगा। अच्छा अब सर डिपार्टमेंट को अगर गुड्स बेचना किसको बेचेगा, सबसे पहले वो ऑक्शन की प्रोसेस के थ्रू
गुड्स बेचेंगे इंक्लूडिंग ई ऑक्शन, तो उसके लिए डिपार्टमेंट क्या करेगा, एक नोटिस सर्व करेगा, नोटिस इश्यू करेगा पब्लिकली कि ये सर गुड्स का हम ऑक्शन करने वाले इस दिन, और एटलीस्ट 15 डेज का टाइम देगा बिडर्स को टू सबमिट द बिड। पर सर ये ऑक्शन का नोटिस सर्व करने से पहले ही अगर वो असेसी आ जाता है, साहब मैं अपनी पूरी पेनल्टी पे करना चाहता हूं, तो सर जो भी डिपार्टमेंट के एडमिन खर्चे हुए अब तक, ये स्टोरेज के खर्चे वो सब भी पे कर, प्लस सारी पेनल्टी वगैरह जो लगती थी वो पे कर, तो सर ऐसे केस में डिपार्टमेंट मैटर कंक्लूड कर देगा, गुड्स उसको दे देगा, क्लियर, एंड ऑक्शन नहीं करेगा। ऑक्शन का नोटिस इश्यू होने से पहले ये एसएससी आ जाना चाहिए बेटा, क्लियर, डन। और सरकार सर डिपार्टमेंट बिडर्स को अच्छा ऑक्शन का नोटिस दे दिया, अब ऐसे केस में बिडिंग में पार्टिसिपेट करो और फ्री गुड्स मिलेंगे आपको, वरना गुड्स नहीं मिल पाएंगे। अब सर एटलीस्ट 15 डेज का टाइम दिया जाएगा, डिपार्टमेंट देगा बिडर्स को टू सबमिट देयर बिड। अब सर बिडिंग होगी, ऑक्शन होगा, अब ऑक्शन के केस में जो हाईएस्ट बिडर होगा उसने जो अपना प्री डिपॉजिट दिया था बिड अमाउंट वो रोकेंगे, बाकी सबको अपना डिपॉजिट का अमाउंट रिटर्न कर दिया जाएगा, जो बिडिंग का डिपॉजिट अमाउंट होता है वो, क्लियर। पर अगर सक्सेसफुल बिडर सर विद इन नेक्स्ट 15 डेज सर अगर वो टाइम अगर अपना पेमेंट नहीं करता रिमेनिंग अमाउंट का, तो ऐसे केस में उसने जो बिड अमाउंट जमा कराया था वो फॉरफिट हो जाएगा उसका सर, और अगर उसने पूरा पे कर दिया तो ओनरशिप उसको ट्रांसफर कर दी जाएगी, एक सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा टू दी सक्सेसफुल बिडर की यस इस गुड्स के मालिक आप हो और आपको पोजीशन दे दी जाएगी बेटा, क्लियर, डन। और हाँ ध्यान देना बच्चा, सर अगर मान लो सफिशिएंट बिड नहीं आई या कॉम्पिटिटिव प्राइस की बिडिंग नहीं है, तो ऐसे केस में डिपार्टमेंट उस बिडिंग प्रोसेस को कैंसिल कर सकता है और बाद में री ऑक्शन के लिए भी प्रोसेस चालू कर सकता है, क्लियर, डन। इसी के साथ भारत माता की जय, माहौल जबरदस्त शानदार। और हाँ एक बात ध्यान रखना बेटा, ये पेनल्टी का अपर एक बार ऑर्डर सर हो गया, अब सर उसके बाद आपने क्या कर दिया, इसके अगेंस्ट इस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल कर दी, तो ऐसे केस में ये प्रोसेस ऑफ ऑक्शन विल बी स्टेड और स्टे मिल जाएगा, और ऐसे केस में ऑक्शन नहीं किया जाएगा, क्योंकि कल को अगर आप अपील जीत गया एसएससी तो डिपार्टमेंट को वो सारे गुड्स देने पड़ेंगे, इसलिए, क्लियर, डन। सरकार माहौल जबरदस्त शानदार। और हाँ हैजार्डस गुड्स हुआ, पेरिशेबल नेचर के गुड्स हुआ, तो डिपार्टमेंट इनको ऑक्शन करके बेच देगा, पैसा जो पैसा आएगा उस पर फिर केस चलेगा कि डिपार्टमेंट लेगा या एसएससी के पास जाएगा, क्लियर, डन। रूल नंबर 154 बोलता है कि किसी भी केस में सर नॉट ओनली फॉर दिस केस, सर किसी भी केस में अगर डिपार्टमेंट को कोई अमाउंट रिकवरी करना हो एसएससी से, तो ऐसे केस में डिस्पोजल ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ द सेल ऑफ गुड्स और कन्वेंस मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी, सर कभी भी एसएससी की प्रॉपर्टीज को बेच के जब पैसा रिकवर करता है डिपार्टमेंट, तो ऐसे केस में व्हाट विल बी द सीक्वेंस जिसमें पैसा रिकवरी करेगी डिपार्टमेंट। सबसे पहले बात, जब अमाउंट रिकवरी होता है सर सबसे पहले इट विल बी अपोर्शन अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ऑफ द रिकवरी प्रोसेस, रिकवरी प्रोसेस का जो एडमिन कॉस्ट है उससे उसको फंड जो खर्च हुए वो फंड पहले वहां दिए जाएंगे। उसके बाद जो अमाउंट आपका रिकवरेबल था जिसकी वजह से कॉन्फिस्केशन होके जिसकी वजह से सीजर के गुड्स को बेचा गया, वो अमाउंट को पेनल्टी का अमाउंट वगैरह को या जो भी दूसरा अमाउंट रिकवरेबल है वहां सेटअप करेंगे। फिर अगर एनी अदर अमाउंट ड्यू है जीएसटी के अंदर, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, जीएसटी कंपनसेशन सेस, सर इनका अमाउंट सर जो भी ड्यू होगा वहां सेटलमेंट करेंगे। उसके बाद सर अगर अमाउंट बचता है तो एसएससी अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड तो उसके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में अमाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा, और वो अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो ऐसे केस में अगर रिमेनिंग अमाउंट बचता तो इट विल बी उसके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी। पर अगर जो एसएससी है वो पैसा क्लेम नहीं करता अपना या वो ट्रेसेबल नहीं, तो ऐसे केस में दिस अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू द कंज्यूमर वेलफेयर फंड। भारत माता की जय, क्लियर। आइए सेक्शन 130 बोलता है क्या, कॉन्फिस्केशन ऑफ गुड्स एंड कन्वेंस एंड लेवी ऑफ पेनल्टी। सरकार अगर आपने इन 5 में से कोई भी ऑफेंस किया तो ऐसे केस में योर गुड्स एज वेल एज कन्वेंस अगर उसमें इन्वॉल्व था तो वो भी लायबल फॉर कॉन्फिस्केशन है। कॉन्फिस्केशन मतलब गुड्स का ओनरशिप भी किसका हो गया भाई, डिपार्टमेंट का हो गया, गवर्नमेंट मालिक बन गया, आप तो गए। सर अब वो 5 ऑफेंस कौन कौन से बेटा, सप्लाई और रिसीट ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन गुड्स इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द एक्ट और रूल्स विद द इंटेंशन टू इवेड पेमेंट ऑफ टैक्स, नॉट अकाउंटिंग फॉर गुड्स कैरिंग द लायबिलिटी टू पेमेंट ऑफ टैक्स, देन सप्लाई ऑफ गुड्स लायबल टू टैक्स विदाउट अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन, आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया और सप्लाई कर रहे हो साहब, देन कॉन्ट्रावेनिंग एक्ट रूल्स with the intent to evade payment of tax and use of conveyance to transport goods in contravention of the act or rules, तो ऐसे केस में वो कन्वेंस भी गया बच्चों। हाँ ध्यान देना बेटा, सर इन सारे केस में सारी गुड्स एज वेल एज कन्वेंस शेल बी लायबल फॉर कॉन्फिस्केशन एंड पर्सन शेल बी लायबल टू पेनल्टी अंडर सेक्शन 122 जो हमने सबसे पहला सेक्शन पढ़ा था इस चैप्टर का, उसकी पेनल्टी लगेगी, प्लस गुड्स विल बी लायबल फॉर कॉन्फिस्केशन। और ध्यान रखना बेटा, अगर ट्रांसपोर्टर जिसका कन्वेंस है बेटा वो या उसका पर्सन चार्ज ये प्रूव कर दे कि सर हम इसमें इन्वॉल्व नहीं था, हमारा कोई रोल नहीं था, तो ऐसे केस में उसके कन्वेंस को छोड़ेंगे नहीं, तो उसका कन्वेंस भी लायबल फॉर कॉन्फिस्केशन है, क्लियर। अब ध्यान रखना बेटा, अगर कभी भी गुड्स या कन्वेंस कॉन्फिस्केट हो जाते हैं तो सबसे पहले प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, नोटिस देगा उस एसएससी को या ट्रांसपोर्टर, नोटिस देगा किसको, एसएससी को एंड ट्रांसपोर्टर को कि सर आपकी गुड्स और आपके कन्वेंस हमने क्या कर दिए, कॉन्फिस्केट कर दिए है साहब सर। और अगर आपको ये गुड्स छुड़वानी है या आपकी ट्रक छुड़वानी है तो आप एक फाइन पे करो जिसको बोलते हैं रिडम्पशन फाइन इन लिeu ऑफ कॉन्फिस्केशन। आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा कि आप चाहे तो ये फाइन पे करें और अपना गुड्स ले जाए। अब फाइन कितना होगा इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, आपको पता है बेटा, मैंने करा रखा लेक्चर के अंदर, और वहां बोला है क्या, अगर गुड्स को छुड़ाना है तो ऐसे केस में कॉन्फिस्केशन फाइन, रिडम्पशन फाइन कितना है बच्चों, सर मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स, कॉस्ट ऑफ द गुड्स क्या मतलब नहीं है, मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स लेस टैक्स चार्जेबल देयर ऑन,
market value of goods less tax chargeable thereon shall be the amount of redemption fine, पर it should not be less than 100% of tax involved on such goods बेटा. Clear? इससे कम रिडम्पशन फाइन नहीं होना चाहिए. एंड सर मैक्सिमम कितना हो सकता है बेटा? मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स माइनस अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल ऑन सच गुड्स. सरकार फिर अगर कन्वेंस छुड़ाना है तो ऐसे केस में 100% टैक्स इन्वॉल्व, बस टैक्स इन्वॉल्व जो होगा बेटा तो उतना ही आप पर पेनल्टी है इन केस ऑफ कन्वेंस का रिलीज का अगर आपको कराना है तो बेटा. क्लियर? और हाँ, जब आपको ऑप्शन दिया डिपार्टमेंट ने, अगर आपने उस 3 महीने में अगले 3 महीने में ऑप्शन नहीं लिया तो डिपार्टमेंट इससे ज्यादा इंतजार नहीं करेगा और वो चाहे तो इन गुड्स और कन्वेंस को बेच देगा और बेच के पैसा रिकवरी करेगा. और रिकवरी करने के बाद क्या होता है, जो पैसा आएगा उसको कैसे एट्रीब्यूट करना है? सर ये तो कॉन्फिस्केटेड गुड्स है, जो भी पैसा आएगा डिपार्टमेंट का ही होगा क्योंकि मालिक कौन है बेटा? डिपार्टमेंट है. क्लियर? डन. सरकार आइए 131 कॉन्फिस्केशन और पेनल्टी नॉट टू इंटरफियर विद अदर पनिशमेंट. मतलब इस एक्ट के अंदर जो हमने कॉन्फिस्केशन के प्रोविजंस पढ़े या पेनल्टी के प्रोविजंस पढ़े, सर अगर किसी और लॉ में कोई और प्रोविजन लगता है या इसी लॉ के अंदर कोई और भी पेनल्टी वगैरह लगती है तो वो भी लगेगी भाई साहब. क्लियर? सर फिर पनिशमेंट ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस आ गया, जेल के प्रोविजन जो आपको खैर पता ही होंगे, आपको तो पता ही भी होगा सर, आपको आता भी होगा सर, काम पड़ा होगा ना अपना भी सर. तो सर ये सारे ऑफेंसेस की लिस्ट देर की आपको याद करने की जरूरत नहीं है. सर इन सारे ऑफेंस में से किसी भी ऑफेंस में अगर अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व वाज एक्सीडिंग ₹5 CR, अगर अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व वाज एक्सीडिंग ₹5 CR तो ऐसे केस में सर फाइन तो ही हर केस में बेटा. इंप्रिजनमेंट इज अप टू 5 years, 5 साल तक की जेल है भाई साहब. अप टू 5 years तक का इंप्रिजनमेंट. भारत माता की जय. समझे? और अगर अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व सर कितना था? एक्सीडिंग ₹2 crore बट अप टू ₹5 crore तो 3 साल तक की जेल है. एक्सीडिंग ₹1 crore बट अप टू ₹2 crore तो ऐसे केस में 1 year तक की जेल है साहब. ये जेल के प्रोविजन दे रखे. और ध्यान रखना यहाँ पे इंप्रिजनमेंट जो है ये अप टू 5 year, अप टू 3 year, अप टू 1 year है, पर मिनिमम 6 month बेटा. कितना है? मिनिमम 6 month तो होगा ही होगा. क्लियर? एक अटेम्प्ट तो गया बेटा अंदर ही. सर एक्सेप्ट अगर स्पेशल और एडिक्वेट रीजंस था तो बात अलग होगी. अदरवाइज मिनिमम 6 month, अप टू 5 years, अप टू 3 years और अप टू 1 year इज द रेस्पेक्टिव इम्प्रिजनमेंट. समझे मेरी बात? क्लियर? तो ये वाले प्रोविजंस भी दे रखे सेक्शन 132 में. पर हाँ, अब ध्यान बेटा, 2 तरह के ऑफेंस होते हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस. दिल थाम के सुनना बच्चों. सर जिंदगी में कुछ भी हो जाए, जीएसटी है बेटा, सर कोई बहुत भारी ऑफेंस तो आपने किया नहीं है तो मैं पहले कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल बता रहा हूं, फिर मैं वापस यहाँ पे आऊंगा बेटा आपके लिए. सर ये रहा सर ऑफेंसेस. कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब बहुत ही सीरियस काइंड के ऑफेंसेस है. यहाँ पे अरेस्ट कैन बी मेड इवन विदाउट अरेस्ट वारंट. दीज आर नॉन बेलेबल ऑफेंस. इसलिए विद इन 24 hours ऑफ द अरेस्ट उस अक्यूज पर्सन को मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया जाता है और मजिस्ट्रेट फिर अपना डिसीजन देता है कि इसको सर अंदर फिट करना है या छोड़ना है, जो भी करना है सर. क्लियर? और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब सर बहुत सीरियस काइंड का ऑफेंस नहीं, पर ऑफेंस तो है बच्चा ये. इसलिए सर यहाँ पे अरेस्ट कैन बी मेड बट ओनली आफ्टर इश्यूएंस ऑफ अरेस्ट वारंट. क्लियर? एंड सर दीज आर दी बेलेबल ऑफेंस. मतलब नॉन कॉग्निजेबल मतलब बहुत भारी ऑफेंस नहीं, मतलब 2000 बेलेबल. और बेलेबल मतलब जमानत हो सकती है वहां पर. एसीडीसी ऑफ दी jurisdictional ACDC will be considered as if he is the in charge of the police station. थानेदार का पावर है सर. पांडे जी बजाज सिटी ऑन ड्यूटी याद है बेटा, वो पावर है एसीडीसी के पास में. एंड ही कैन रिलीज द अक्यूज्ड ऑन बेल. सर अब ध्यान बेटा, ये तो मैंने बताया ऑफेंसेस बेलेबल और नॉन बेलेबल क्या होते हैं, कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल क्या होते हैं. अब सरकार बात आती है क्या, आपने जीएसटी में अगर ऑफेंस किया तो किसी का मर्डर तो क्या नहीं बच्चों. इसलिए सारे ऑफेंसेस अंडर जीएसटी आर नॉन कॉग्निजेबल एंड बेलेबल ऑफेंस एक्सेप्ट 4 ऑफेंसेस. सर वो 4 ऑफेंस भी कौन से यहां पे कवर है, वो ऑफेंसेस ए से डी. पर वो 4 ऑफेंस में भी अगर अमाउंट ऑफ टैक्स इवेडेड इज एक्सीडिंग ₹5 crore तो ही वो 4 ऑफेंस क्या कहलाएंगे, कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस होंगे. वो 4 ऑफेंस कौन कौन से? सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ विदाउट इनवॉइस विद द इंटेंशन टू इवेड टैक्स. पर्सन इश्यूज इनवॉइस और बिल विदाउट एक्चुअल सप्लाई, बोगस बिल इशू करो साहब. देन अवेल्स आईटीसी ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइस और बिल रेफर टू इन क्लॉज नंबर बी, मतलब बोगस बिल के बेस पे क्रेडिट ले रहे हो, या फिर फ्रॉडुलेंटली अवेल्स आईटीसी विदाउट एनी इनवॉइस और बिल. सर सेक्शन नंबर 16 को कॉन्ट्रावेन किया और विदाउट बिल है आपने क्रेडिट ले लिया बेटा. सर कलेक्शन ऑफ टैक्स, आपने कस्टमर से टैक्स ले लिया सर विदाउट पेमेंट टू द गवर्नमेंट फॉर अ पीरियड बियॉन्ड 3 months फ्रॉम द ड्यू डेट. सर डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, सर आपने कस्टमर से टैक्स ले लिया और टैक्स अमाउंट वाज एक्सीडिंग ₹5 crore और 3 महीने हो गए फ्रॉम द ड्यू डेट, गवर्नमेंट को पे नहीं किया भाई साहब. ऐसे केस में तो वो ऑफेंस संगीन जुर्म है. और सर वो ये सारे 4 ऑफेंस मैंने बताया, अगर अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व एक्सीडिंग ₹5 crore है, अमाउंट ऑफ टैक्स इवेडेड एक्सीडिंग ₹5 crore, तो ऐसे केस में सच ऑफेंस विल बी कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस. भारत माता की जय. क्लियर? डन. अच्छा अब ध्यान बेटा, एवरी प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग रिक्वायर प्रायर सैंक्शन ऑफ द कमिश्नर, उसके बाद ही प्रोसिक्यूशन शुरू होगा. प्लस सर यहां पर लिखा है क्या, अगर आप क्लोज नंबर एफ, जी और जे वाले ऑफेंस करते हो, एफ, जी और जे
एफ फॉल्सिफाइंग रिकॉर्ड प्रोड्यूस किए या फॉल्स डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड किया प्रोड्यूस किए विद इंटेंशन टू इवेट टैक्स, देन ऑब्स्ट्रक्ट ऑफिसर ऑन ड्यूटी, ऑफिसर अपना काम कर रहा है और आपने बीच में टांग लगाई, वो गिर गया, अब आपको सर वो गिराएगा 6 महीने तक अंदर, देखो सर एंड जे टेम्पर्स और डेस्ट्रॉयज विद एनी मटेरियल एविडेंस और डॉक्यूमेंट, तो ऐसे केस में ये तीनों ऑफेंसेस क्या है सर, इन तीनों ऑफेंसेस में अमाउंट ऑफ टैक्स तो है नहीं सर, तो यहाँ पे 6 महीने तक की जेल आप पे होगी सर, 6 महीने विद फाइन और विदाउट फाइन बेटा, क्लियर डन। और सर ध्यान बेटा इन केस ऑफ रिपीटेड ऑफेंस, अगर आपने रिपीट ऑफेंस किया है तो मिनिमम 6 महीने मैक्सिमम 5 इयर्स प्लस फाइन, और ध्यान देना यहाँ पे अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व कुछ भी उससे कंसर्न नहीं होता है। रिपीट ऑफेंस में हमेशा सर ये जो बोल दिया बस बोल दिया, अमाउंट ऑफ टैक्स कुछ भी वी डोंट केयर, क्लियर डन। पावर ऑफ अरेस्ट मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं बच्चों, सर एसीडीसी के पास पावर होता बेटा, सर बात कर ली हमने। सरकार अब आइए कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस, सर ध्यान देना बेटा नो कोर्ट इंफीरियर टू दैट ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास शेल ट्राई सच ऑफेंसेस, और हाँ ध्यान देना बेटा प्रीवियस सैंक्शन ऑफ कमिश्नर चाहिए बेटा, क्लियर, तो भी ये प्रोसिक्यूशन के प्रोसीडिंग शुरू हो पाएंगे। एंड सर मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास या उसके अबव रैंक वाले जो कोर्ट होते हैं बेटा वहीं पे ये केस ट्रायल पे लिए जाते हैं। देन 135 बोलता है प्रेजम्पशन ऑफ कल्पेबल मिलिटरी स्टेट, आपको पता है बेटा सर इंटेंशन टू इवेड पेमेंट ऑफ टैक्स हुआ, क्लियर, आपकी गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड हुआ तो ही तो सर जेल की बात आएगी। तो यहां पे पता है क्या लिखा है सेक्शन 135 ने लिख दिया क्या सर, दिमाग खराब मत करना, अगर आपने कोई ऑफेंस किया अंडर दिस एक्ट तो हम मानेंगे कि आपका मेंटल स्टेट गिल्टी था, यू हैड कल्पेबल मेंटल स्टेट अनलेस यू प्रूव इट अदरवाइज, मतलब बर्डन टू प्रूव ऑन द एसएससी, अदरवाइज हमने तो मान रखा है कि आपका गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड था एंड आप इंटेंशनली ऑफेंस कर रहे थे, क्लियर। नाउ रिलेवेंसी ऑफ स्टेटमेंट अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, अगर आपने कभी समन इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स वगैरह जो हुई उसमें अगर कोई आपने स्टेटमेंट दिया तो जो स्टेटमेंट आपने दिया है दैट विल एक्ट एज एन एविडेंस, और उसमें जो लिखा है सच माना जाएगा। अगर सर जिसने स्टेटमेंट दिया वो सर ही इज डेथ होगी सर उसकी, या फिर ही इज फाउंड मतलब अभी वो बोलते ना अंडरग्राउंड हो गया साहब, क्लियर, कैन नॉट बी फाउंड, या फिर इनकेपेबल ऑफ बिंग गिविंग एविडेंस, अब वो आ नहीं पा रहा है मेडिकल रीजंस वगैरह से, किसी भी वजह से वो एविडेंस नहीं दे पा रहा है, या फिर कोर्ट को लगता है कि बहुत टाइम इसमें लगेगा उसको बुलाना वापस से चेक करना और इतना वर्थ नहीं है उसको बुलाना, ये जो लिखा है सच मान लो साहब, क्लियर डन। तो सर ऐसे केस में जो लिखा है स्टेटमेंट में वो सच माना जाएगा और कोर्ट को लगता है कि दिस शुड बी एक्सेप्टेड एज एन एविडेंस, तो ऐसे केस में ऐसे केस में कोर्ट उस आपके स्टेटमेंट को एक्सेप्ट करके उसको एज एन एविडेंस सर ट्रीट करेगी। देन सर 137 बोलता है ऑफेंसेस बाय कंपनी, अगर किसी भी कंपनी ने ऑफेंस किया तो ऐसे केस में सर कंपनी के जो डायरेक्टर्स है, कंपनी के जो डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी और एनी अदर ऑफिसर या एनी अदर पर्सन हु एट द टाइम ऑफ कमिटमेंट ऑफ द ऑफेंस वाज इन चार्ज ऑफ और वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंपनी फॉर द डे टू डे अफेयर्स ऑफ द कंपनी, तो ऐसे केस में सच पर्सन शैल बी लायबल फॉर सच इंप्रिजनमेंट इन ऑफेंसेस बच्चों, क्लियर। अच्छा पार्टनरशिप में एलएलपी है, एचयूएफ है, ट्रस्ट है, एओपी, बीवाई, तो ऐसे केस में पार्टनर, कर्ता, मैनेजिंग ट्रस्टी, मेंबर्स ये सब लायबल होंगे, क्लियर डन। और अगर कोई डायरेक्टर प्रूव कर दे कि सर मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, मैं पर्सनली इन्वॉल्व नहीं था, मेरा सर ग्रॉस नेग्लिजेंस नहीं था, तो ऐसे केस में उसको छोड़ देंगे, बाकी सब गए, क्लियर, उन पे प्रोविजन लगेंगे पेनल्टी के। आइए कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस, कंपाउंडिंग मतलब क्या होता है बेटा, मान लो आपको जेल हो गई 8 महीने की सर, क्लियर, तो ऐसे केस में आप कमिश्नर से रिक्वेस्ट कर सकते साहब ये थोड़ा सा फाइन ले लीजिए मेरे से, पर मेरी जेल कम कर दीजिए, मेरे को जेल से छोड़ दीजिए, तो ऐसे केस में उसको बोलते हैं क्या कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस। कंपाउंडिंग मींस payment of money instead of undergoing prosecution, it can be either before or after institution of the prosecution proceedings on payment of tax, interest, penalty, tax, interest, penalty पे करो, imprisonment को कम करने के लिए अलग से पैसा है, क्लियर। अब सर ध्यान रखना बेटा पेमेंट कितना होगा सर, the minimum limit of compounding amount is to be higher of the following, कितना 50% of tax involved और रुपीज 10,000, ये क्या है मिनिमम अमाउंट है बेटा सर, मतलब 50% ऑफ टैक्स इन्वॉल्व और रुपीज 10,000 whichever is higher is the minimum amount of compounding fee। सर अपर लिमिट इज इसका 3 टाइम्स, मतलब 150% ऑफ द टैक्स इन्वॉल्व और रुपीज 30,000 whichever is higher is the maximum upper limit सर ऑफ व्हाट कंपाउंडिंग फी। अच्छा ये कुछ केस दे रखे जहाँ पे बोला है क्या सर कंपाउंडिंग पॉसिबल ही नहीं है, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ सरकार कहाँ का कंपाउंडिंग इम्पॉसिबल है, मतलब परमिसिबल नहीं है। फर्स्ट अगर क्लोज नंबर ए से लेकर एफ जो हमने पढ़े सारे वो पनिशमेंट जेल वाले बेटा, उसमें अगर आपका ऑफेंस कवर है या फिर आप सर वो ऑफेंसेस जो कवर थे उसमें आपने ऑफेंस किया या ऑफेंस करने की कोशिश कर रहे थे या उसमें हेल्प कर रहे थे सर, और उन ऑफेंस के लिए आपको एक बार ऑलरेडी कंपाउंड कर दिया गया, तो अब ना हो पाएगा सर, बार बार आप ऑफेंस करो हम आपको बार बार कंपाउंडिंग करें, पागल समझाए क्या। या फिर आपने ऑलरेडी इस तरह इतने अमाउंट के ऑफेंस किए हुए जहाँ पे वैल्यू इन्वॉल्व, वैल्यू सप्लाई was exceeding rupees 1 CR और एक बार ऑलरेडी कंपाउंडिंग हो चुका, मतलब 1 करोड़ के ऊपर की वैल्यू वाले सप्लाईज का ऑफेंस जो आपका था उसके लिए कंपाउंडिंग एक बार आपने करवा चुका, तो अब कुछ ना हो पाएगा साहब, क्लियर। सर आपने
जो ऑफेंस किया वो किसी अदर लॉ में भी ऑफेंस, जैसे आपने ड्रग्स वगैरह में स्मगलिंग वगैरह करी तो इस एक्ट में भी ऑफेंस है, दूसरे एक्ट में भी ऑफेंस है, तो सर यहाँ पे कंपाउंडिंग ना हो पाएगा। देन अगर आपको एक बार ऑलरेडी कन्विक्ट किया हुआ बाय एनी कोर्ट, तो अब तो आपको आदत पड़ गई बेटा, एक बार जेल आपको ऑलरेडी हो रखी है, तो आपको तो आपकी आदत है सर, कोई दिक्कत नहीं, आप जाइए वापस से, कोई दिक्कत नहीं, कंपाउंडिंग मत करिए सर। सर आपने a person who is accused of committing an offense specified in clause number G, J and K of the section 132 subsection 1, वो clause number G, J, K आप रेफर करिएगा। and such other prescribed class of persons के लिए गवर्नमेंट चाहे तो मना कर सकता है कि यहाँ पे कंपाउंडिंग ना हो पाएगा। तो these are the cases जहाँ पे कंपाउंडिंग ना हो पाता है। आइए, सरकार एक मस्त वाला सर्कुलर था बोगस बिल को लेके, जो मैंने आपको बताया था कि सरकार दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आ भी गया था बेटा। सरकार मैं तुम्हें समझाता हूं, बोगस बिल के ट्रांजेक्शन, मान लो कोई कंपनी ए है, क्लियर, कंपनी ए ने बोगस बिल इश्यू किया किसको, बी को, क्लियर, और बी ने बोगस बिल इश्यू किया सी को, क्लियर। अच्छा, ए वॉज द ओरिजिनल इश्यूअर ऑफ द इनवॉइस, बी ने क्या किया, बोगस बिल लिया, बोगस बिल दिया। सी कौन था बेटा, अल्टीमेट वो बोगस बिल को यूज करने वाला पर्सन, जिसने अपनी अल्टीमेट लायबिलिटी को पे करने के लिए उस बोगस बिल के बेस पे क्रेडिट को यूज किया अपनी एक्चुअल लायबिलिटी को पे करने के लिए, क्लियर। सबसे पहले बात करूं किसकी, भाई साहब ए की। तो मेरे भाई ए ने क्या ऑफेंस किया बेटा, सर ए ने क्या एक्चुअली कुछ सप्लाई किया है क्या बेटा, सबसे पहला पॉइंट, सर ए ने क्या किया है, केवल बोगस बिल इशू किया है। बोगस बिल इशू किया मतलब सर इसने कोई सप्लाई नहीं किया, बिना सप्लाई के ही इसने इनवॉइस इशू किया है। तो सर सिंस सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 1 चार्जिंग सेक्शन बोलता है कि सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ पे जीएसटी लगता है, तो सर लेवी ही नहीं हो रहा है। जब लेवी नहीं हो रहा तो लायबिलिटी नहीं आ रही, लायबिलिटी नहीं आ रही मतलब पेमेंट की बात नहीं आएगी, इसलिए सेक्शन नंबर 73 और 74 यहाँ पे अट्रैक्ट नहीं होते हैं। अब 73 74 यहाँ पे अट्रैक्ट नहीं होते हैं, मतलब 73 74 अट्रैक्ट कब होते हैं, शॉर्ट पेमेंट, नॉन पेमेंट, शॉर्ट लेवी, नॉन लेवी या एरोनियस रिफंड। तो सर यहाँ पे 73 74 के प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं होंगे, क्लियर। पर सर सेक्शन में 122 सबसेक्शन 1 सर उसका क्लोज नंबर 2 बोलता है क्या, अगर आपने बिना सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बोथ के आपने अगर इनवॉइस इशू किया तो ऐसे केस में पेनल्टी विल बी लेविड सर विद द इंटेंशन टू इवेट पेमेंट ऑफ टैक्स था, तो ऐसे केस में 100% ऑफ टैक्स इन्वॉल्व ₹10,000 विच एवर इज हायर इज द पेनल्टी का अमाउंट, तो वो यहां पे लग जाएगा। कौन सा सेक्शन बेटा, सेक्शन नंबर 122 सबसेक्शन 1 क्लोज नंबर 2, क्लियर। ये वाला पर पेनल्टी लगेगा जो 100% टैक्स इन्वॉल्व है बेटा, और 10,000 हायर बच्चों, हाँ है ना भाई, डन। सरकार सेकंड बात आती है क्या, सर यहां पे बात करता हूं पहले मैं, क्लोज नंबर सी, जिसने अल्टीमेटली अपनी लायबिलिटी पे करने के लिए अल्टीमेटली सर क्रेडिट बोगस बिल के क्रेडिट को यूज किया और लायबिलिटी कम पे करी, सिंस उसने अपनी अल्टीमेट लायबिलिटी कम पे करी बोगस बिल को यूज करके, तो सर 74 लगता है फ्रॉड के केस में। 74 बोलता है शॉर्ट पेमेंट, नॉन पेमेंट, शॉर्ट लेवी, नॉन लेवी और एरोनियस रिफंड, तो इसने शॉर्ट पेमेंट किया है सर, अपनी लायबिलिटी को कम पे किया है यूटिलाइजिंग द बोगस इनपुट टैक्स क्रेडिट यूजिंग द बोगस इनवॉइस, तो ऐसे केस में शॉर्ट पेमेंट हुआ है 74 में कवर होगा, फ्रॉड की इंटेंशन थी इसलिए। अब सर 74 में अगर ये कवर हो रहा है तो सेक्शन नंबर 74 बोलता है क्या, सर 100% ऑफ टैक्स इन्वॉल्व इज द पेनल्टी का अमाउंट, क्लियर। तो जितना उसने बोगस बिल के बेस पे क्रेडिट लिया था, जितना क्रेडिट आपने यूज किया है उतना उतना आपको पेनल्टी भी पे करना पड़ेगा, क्लियर। अच्छा भाई साहब, आपने जो शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स किया है वो टैक्स तो पे करना ही पड़ेगा अलोंग द इंटरेस्ट, क्योंकि रॉन्ग क्रेडिट आपने यूज कर, रॉन्ग क्रेडिट अवेल करके उसको यूज भी किया तो उसका इंटरेस्ट भी लगेगा। जिस दिन से आपने क्रेडिट यूज किया जब आप पे करते हो तब तक का इंटरेस्ट 18% पर एनम, क्लियर। और सर टैक्स भी पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट तो ही है सर, क्लियर। ये 100% ऑफ बेनिफिट जो आपने रखा था शॉर्ट पेमेंट किया टैक्स का, उतना पेनल्टी भी पे करना पड़ेगा, ये पेनल्टी की बात कर ली। पर सर ये ऑफेंस सेक्शन नंबर 122 सबसेक्शन 1 क्लोज नंबर 7 का भी ऑफेंस है, पर सर ये यहां पे नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि 74 में लिखा है क्या, सेक्शन नंबर 75 में लिखा है कि अगर किसी पे सेक्शन नंबर 73 या 74 का पेनल्टी लगता है तो उसको किसी और सेक्शन का कोई पेनल्टी चार्ज नहीं होगा, इसलिए यहां पर सेक्शन नंबर 122 सबसेक्शन 1 क्लोज नंबर 7 का कोई पेनल्टी चार्ज नहीं होगा, क्लियर। 74 का 100% टैक्स इन्वॉल्व इज द पेनल्टी अमाउंट जो अल्टीमेटली लायबिलिटी को पे करने के लिए आईटीसी यूज कर रहा है। अब साहब ये क्लोज में हम पर्सन नंबर बी की बात कर रहे हैं, इसने क्या किया, बोगस बिल लिया, बोगस बिल दिया ना, तो इसने एक्चुअल सप्लाई किया ना, इसकी एक्चुअल लायबिलिटी थी बेटा, तो समझना बात को ध्यान से, इसने बोगस बिल इश्यू किया, केवल सप्लाई तो एक्चुअल किया नहीं, तो चार्जिंग सेक्शन इस पे अट्रैक्ट हो नहीं रहा है। अच्छा सेकंड थिंग, इसकी जब एक्चुअल लायबिलिटी भी नहीं थी तो इसने बोगस बिल का क्रेडिट यूज भी किया, तो एक्चुअल लायबिलिटी शॉर्ट पेमेंट तो करी नहीं इसने सर, क्योंकि एक्चुअल लायबिलिटी थी नहीं सर, इसलिए 73 74 में कवर नहीं हो रहा है सर। ये जो पर्सन नंबर बी है ये ना तो 73 में कवर हुआ ना 74 में कवर हुआ। पर अब मेरे भाई साहब आ जाओ आप सेक्शन नंबर 122 सबसेक्शन 1 क्लोज नंबर 2, सिंस इसने बोगस बिल इश्यू किया है इसलिए 100% ऑफ टैक्स इन्वॉल्व का पेनल्टी क्लोज नंबर 2 का भी लगेगा, प्लस सर इसने सिंस बोगस बिल के बेस पे आईटीसी भी लिया है
तो इस पे सेक्शन नंबर 122 सबसेक्शन 1 क्लॉज नंबर 7 का भी पेनल्टी लगेगा, डबल पेनल्टी लगेगा, बोगस बिल लिया, बोगस बिल दिया तो। क्लियर। और यहाँ पे 74 नहीं लग रहा, अगर 74 लग रहा होता तो सर किसी और सेक्शन का कोई और पेनल्टी नहीं लगता, तो यहाँ पे डबल पेनल्टी लग रहा है सर। तो जितने भी बीच के लोग होते हैं बेटा, ये एक तो होता है फर्स्ट पर्सन जिसने बोगस बिल इशू किया, एक होता है लास्ट पर्सन जिसने अल्टीमेटली बोगस बिल का क्रेडिट यूज किया है। क्लियर। उस पर तो केवल 100% टैक्स इन्वॉल्व ही पेनल्टी लग रहा है, पर सब बीच के जितने भी चेन वाले लोग हैं उन पर डबल पेनल्टी लग गया है, क्लॉज नंबर 2 और क्लॉज नंबर 7 दोनों का। क्लियर। प्लस ध्यान रखिएगा सर, इनमें अगर कोई मास्टरमाइंड था, सेक्शन नंबर 122 सबसेक्शन 1A बोलता है क्या, जो मास्टरमाइंड जिसके डायरेक्शन पे ट्रांजैक्शन हो रहे थे, हु हैज रिटर्न्ड बेनिफिट आउट ऑफ दीस ट्रांजैक्शंस, तो 100% ऑफ बेनिफिट इन्वॉल्व का पेनल्टी उस मास्टरमाइंड पे भी लगेगा। हमने बात करी थी इस चैप्टर को शुरू करते वक्त। क्लियर। प्लस अगर ध्यान देना, इन सारे केसेस में अगर अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व वाज एक्सीडिंग ₹5 CR, तो सर ध्यान देना वो ऑफेंस कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस हो जाएगा। और अगर अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व 5 करोड़ से कम था, तो सर ऐसे केस में वो याद आया बेटा, 2 करोड़ से लेके 5 करोड़ तो 3 साल तक का इंप्रिजनमेंट है सर। 1 करोड़ से लेके 2 करोड़ तक का अगर ऑफेंस था तो ऐसे केस में अप टू 1 ईयर तक का इंप्रिजनमेंट है। तो सेक्शन नंबर 133 जो हमने पढ़ा, उसके भी 132 जो पढ़ा, सॉरी, क्लियर, उस पे इंप्रिजनमेंट के जो प्रोविजन दे रखे वो भी अट्रैक्ट होंगे। इसी के साथ भारत माता की जय। ये सर्कुलर भी खत्म होता है अब, और ये चैप्टर भी खत्म होता है अब। आई होप ये ऑफेंसेस पेनल्टीज के प्रोविजंस भी आपको रिवाइज हो गए इफेक्टिवली, एफिशिएंटली, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। बच्चों ध्यान देना, रिवीजन सर, विजन इज फ्रॉम माइंड, रीडिंग इज फ्रॉम आईज, एंड व्हाटएवर वी आर डूइंग इज विजन। क्लियर। हमने जब पढ़ा था तब विजन बनाया था, अब ये रिवीजन चल रहा है। आई होप मजा आ रहा होगा, आई होप माहौल बन रहा होगा। कर हर मैदान फतेह, केवल बोलने से फतेह नहीं होती है, मेहनत करनी पड़ती है। जो आप आज मेहनत कर रहे हो सर, ध्यान जिंदगी भर ये आपको सफलता दिलाएगा। लगा दो पूरी ताकत अपनी, एंड सर माहौल बनने दो, क्योंकि चढ़ती शराब से नहीं चढ़ती, माहौल से है। सरकार लव यू लॉट, टेक केयर, बस दुआओं में याद रखना, एंड कमेंट में माहौल लिखना मत भूलना। ऑल द बेस्ट, लव यू लॉट, बाय बाय।